what is that kind of issue, spinal issues that they are suffering from? पेन को पाल पाल के बड़ा करते हैं और वो लाचारी में चले जाते हैं। What is the cure for this? और धीरे धीरे वो चीज अंदर ही अंदर इतना बढ़ जाती है कि वो पेशेंट चलने से रह जाते हैं। Hello friends, today's episode is going to be very special because today we are going to talk about a most common problem that every individual of every age group is currently nowadays have, that is a spine problem. Because whether you are working from in corporate or you are working in a business, or if you have crossed your 40s, somewhere you are having this spine problem. And today we have Dr. Pradeep Sharma, who is going to teach us about like how this problem can be cured in a better way. So thank you so much Pradeep ji for coming up again on this show. So Pradeep ji have 15 years of experience into Ayurveda and has cured hundreds of patients who are suffering from spine problem. So without wasting time, let's just jump into the show and ask Pradeep ji like how this thing can be helped in a better way. So Pradeep ji, my first question from you will be like according in your clinic, like what are the most common spine problems that you deal with? Basically, if we just want to nail down that this is the most common problem, the spinal disc herniation और जिसको disc bulge या slip disc commonly लोग बोल देते हैं, that is the most common problem with which patients are coming. उसी के अलग अलग reflections हैं, उसी के अलग अलग स्वरूप के साथ patient ज़्यादा आते हैं और उसमें basically जो अगर कहें कि sciatica है, जैसे लोगों को लगता है sciatica का पेन है, वो sciatica का पेन नहीं है, basically एक protruded disc है which is compressing the nerves and because of that pain is radiating inside the body. तो लोगों को कई बार पता नहीं होता कि स्पाइनल प्रॉब्लम है। ओके तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो कॉमनली कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या चीज़ है, कि अलग अलग सिम्टम्स हैं, अलग अलग इम्पैक्ट करती है वो चीज़। जैसे किसी को चक्कर आ रहे हैं या किसी के सिर में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द आ रहा है या पैल्पिटेशन हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स बेसिकली सर्वाइकल स्पाइन में डिस्क बल्ज के हैं। ओके है वो स्पाइनल प्रॉब्लम, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन कहीं और हो रहा है और उसका कारण ये है कि स्पाइन से जो भी नर्व्स बाहर आती है ना, वो अलग अलग एरियाज को सप्लाई करती हैं। वो रेफर्ड पेन है, पेन मुझे उंगलियों में हो रहा है और मोस्ट कॉमनली क्या होता है, पेशेंट क्या सोचता है कि मेरे आर्थराइटिस हो गया है। हुआ क्या है, गर्दन में कोई नर्व कंप्रेस हुई है, प्रेस हुई है। अब वो जो चीज़ है वो डायग्नोसिस के दौरान बहुत से अलग अलग केसेस में ऐसा मिलता है कि वो स्पाइनल प्रॉब्लम है, जबकि पेशेंट आया था कुछ और चीज़ लेके। एंड लाइक पहले अपन ने देखा था कि मोस्टली जो स्पाइन प्रॉब्लम्स है वो एल्डरली पीपल में ज़्यादा होती है, बट आजकल यंगस्टर्स में भी लाइक लाइफ बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल और आई थिंक बैड फूड हैबिट्स की वजह से बहुत कॉमन हो गया। एंड आई थिंक वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से यंगस्टर्स में भी काफ़ी लॉन्ग सिटिंग आवर्स होने लग गए कॉर्पोरेट्स में स्पेसिफिकली। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, लाइक व्हाट इज दैट काइंड ऑफ इशू, स्पाइनल इश्यूज दैट दे आर सर्विंग फ्रॉम एंड हाउ दिस कैन बी क्योर थ्रू आयुर्वेदा और ट्रीटमेंट? एक्चुअली इसमें ना एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा कंसर्न दे दिया हम लोगों ने। ओके हम फिजिकली एक्टिव हैं। अगर मैं मेरा वर्जन या मेरा व्यू बताऊं ना आपको, जो पहले भी लोग इस तरह के थे जो वाणिज्यिक कार्यों में, यानी जो भी खरीद फरोख्त में या जो वैश्य का काम करते थे, मतलब जो बैठ के सिर्फ बेचना खरीदना और यही काम कर रहे थे। एग्जैक्टली। कुछ ऐसे भी लोग थे जो राज कार्य, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व थे, वो भी बैठे ही रहते थे। एवरीबडी वाज नॉट रनिंग। हमें एक पर्सपेक्टिव दिया जाता है बड़े अजीब तरीके से कि पहले तो लोग बहुत मेहनत करते थे। हाँ एग्जैक्टली। तो लोग ऐसे भी थे ना जिनके पास सुख सुविधाएं थी। बिल्कुल। अकेला वो नहीं हो सकता। इसके पीछे देखिए बीमारी हम लोगों ने खुद डेवलप की हैं अपने चारों तरफ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। पहले लोग बहुत ज्यादा वजन सिर पे रख के, पुरुष और महिला दोनों हमने देखा सुना तो है ही, तो वो लेके जाते थे, उनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं हुई। लोगों के पास इतने कंफर्टेबल और कोजी बेड्स नहीं थे, इतनी कंफर्टेबल चेयर्स नहीं थी, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसमें ना मल्टीपल रीजंस हैं। अकेला ये नहीं कह सकते सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिम्मेवार है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ आप दिन की शुरुआत कैसे कर रहे हैं, अगर दिन की शुरुआत आपकी ठीक रहेगी तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बेयर कर लेगी बॉडी। ओके आप दिन भर बैठे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सुबह आपने क्या किया उस चीज के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपने सुबह कितनी मेहनत की है, वो हम लोग मिस कर देते हैं। ठीक है ना। दूसरा जो आपने सही पॉइंट आउट किया, जो लाइफ स्टाइल के साथ डाइट जो एक इशू है ना, मुझे लगता है कि हम रूखा खा रहे हैं, हम रूखे होते जा रहे हैं और इसी कारण हम लोग स्टिफ होते जा रहे हैं। हमारी वैचारिक स्टिफनेस भी तो बढ़ी है ना। तो स्पाइन क्या है, वो एक कहावत है ना, द मैन हु हैज गॉट द स्पाइन। हाँ, वो स्पाइन का मतलब हम लोगों ने क्या लिया, दृढ़ता से। हमने उसे लचक से नहीं लिया। कुदरत ने जो बनाया वो 33 पीसीज अलग अलग दिए, एक ही बोन बना देते ना, सिलेंड्रिकल बोन, तो वो इजी रहता। यहाँ पे क्या है कि वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी जो इंश्योर होनी चाहिए थी, हमने उसको चैलेंज किया है कि इन सब चीज़ों को मिला के इससे हर एक एज ग्रुप तक ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और दूसरा सबसे बड़ा कारण लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स है ही। द होल डे वी आर सिटिंग लाइक दिस एंड वो पूरा पोस्चर ही खराब हो गए हमारा।
Makes sense. So, like, if we talk about कि Ayurveda के through, like, what is the cure for this? Like, is there firstly तो is there any cure है? अगर वो है तो like, how we can treat this thing, or is it curable? इट इज़ वेल क्योरेबल। और देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी, जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे हैं ना, जैसे डिस्क की बात कर रहे हैं कि स्पाइनल डिस्क या स्पाइन की प्रॉब्लम में एक एलिमेंट नहीं है, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। आप उसके चारों तरफ जो मसल्स लगी हुई हैं, लिगामेंट्स हैं, या जो भी स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, हम उन सब चीज़ों को भूल के एक चीज़ पे फोकस करने लग जाते हैं। मान लीजिए somebody is suffering with L4 L5 प्रॉब्लम या L5 S1 प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट L4 L5 और L5 S1, इट इज़ द होल स्पाइन। आप किसी भी कॉलम या एक्सिस की बात करें, चाहे वो कार हो या कोई टू व्हीलर हो या बिल्डिंग हो, आप उसमें ये नहीं कर सकते कि वो एक पर्टिकुलर पार्ट सही रह जाएगा, बाकी खराब हो जाएगा या विपरीत हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना। आप कॉलम की बात कर रहे हैं, जिस कॉलम के सहारे आप चल रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है ना। कॉलम अगर है तो कॉलम कहीं से भी खराब हो, वो पूरा ही खराब है, पूरा खराब है। और आयुर्वेद क्या करता है, समग्रता का सिद्धांत लेके चलता है। समग्रता का मतलब होता है चीजों को पूरे संपूर्ण रूप से देखना। अगर अब जैसे हम सर्जरी की बात करें तो उसमें क्या है, L4 L5 अगर बढ़ा हुआ है तो आपको उसको काट के निकालना है, ठीक है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो दूसरी डिस्क पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव फैक्टर जो है मस्कुलर स्टिफनेस या लॉस ऑफ लॉर्डोसिस है। एक कर्वेचर होता है स्पाइन का, उसको हम लॉर्डोटिक कर्वेचर बोलते हैं, लॉर्डोसिस बोलते हैं। मान लीजिए वो कर्व चीज एकदम स्ट्रेट हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? एक डिस्क पे नहीं आएगा, नहीं आएगा, सब पे आएगा। वो सब पे आएगा। अब हमने बाकियों को छोड़ दिया और एक पे ही फोकस करते रहे, इसलिए रीसर्जरी के चांसेस हैं। और आयुर्वेद क्योर क्यों करता है? व्हेनेवर वी आर टेकिंग ए पेशेंट, वी आर वर्किंग ऑन द होल स्पाइन। हम मसल्स पे भी उतना ही काम कर रहे हैं, हम जितना लिगामेंट्स पे कर रहे हैं, हम उसकी कर्वेचर पे भी काम कर रहे हैं। मसल्स को डिटॉक्सिफाई करके, रिलैक्स करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंश्योर करना। जैसे मैंने पहले कहा कि कुदरत एक बैम्बू लाइक स्ट्रक्चर ही दे देती ना हमें, आज जब हमें फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता नहीं होती, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता थी और हम चलने के लिए बने हैं। तो वी शुड हैव अ स्पाइन व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ और द थॉट्स, बट विद फ्लेक्सिबिलिटी। अदरवाइज वो जो एक कहावत है हिंदी में कि जो अकड़ते हैं वो उखड़ते हैं, दैट कम्स अगेन, वरना फिर वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंश्योर करके वो चीज़ें क्योर हो जाती हैं। और आयुर्वेद में हम लोग यही करते हैं, 3 डायमेंशनल अप्रोच लेके चलते हैं। वी डिटॉक्सिफाई द मसल्स फर्स्ट ऑफ ऑल विद पंचकर्मा, सो दैट मसल्स की जो स्टिफनेस है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सपल या हार्ड होगी उसके पीछे है मसल्स ही। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो मसल्स को अगर हम सपल कर पाएँ, उनको डिटॉक्सिफाई कर पाए लोकल मसल्स को, तो वो धीरे धीरे अपने आप लचक लेके आती हैं। फिर मैं उसके कर्वेचर पे और डिस्क के कंप्रेशन पे काम कर रहा हूँ। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आयुर्वेदा के थ्रू लाइक वी वर्क ओवर द रूट कॉज, कि जो एकदम रूट कॉज है, सो दैट ऑन अ लॉन्गर टर्म इट्स अ परमानेंट सॉल्यूशन टू हैव अ बेटर क्योर ऑफ दिस डिजीज। देखिए, सॉल्यूशन की बात करें तो परमानेंट ही होना चाहिए। एग्जैक्टली, इट शुडंट बी टेम्परेरी। वो तो एक वे आउट है। बिकॉज लाइक पेन किलर्स के थ्रू लोग ले लेते हैं कि यार इंस्टेंट रिलीफ तो मिल जाता है, बट लॉन्ग टर्म में दैट इज डैमेजिंग द बॉडी। देखिए, एक चीज़ है ना, बहुत गलत हमारे दिमाग में धारणा बैठ रही है कि पेन इज हार्मफुल। पेन हो रहा है, उसको बंद कर दीजिए। एवरीबडी कम्स विद द सेम परसेप्शन, और ये गलत है या सही है पता नहीं, लेकिन सबको लगता है कि पेन हो रहा है तो पेन को बंद करना है। पेन को बंद नहीं करना है। पेन आपको अच्छे के लिए हो रहा है। बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू दैट समथिंग इज नॉट राइट समवेयर इनसाइड एंड यू शुड ट्रीट दैट पर्टिकुलर कंडीशन। इट्स अ वेकअप कॉल, अलार्म साइन है। ये वैसा ही है, मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग में हैं और उसमें फायर अलार्म लगा रखा है और मुझे फायर अलार्म की आवाज़ पसंद आ रही है, हाँ, तो मैं कहता हूँ कि तार काट दीजिए या मुझे ईयरबड दे दीजिए जिससे मैं उसको बंद कर लूँ, आवाज़ को सुनूँ ना। पेन किलर्स क्या कर रहे हैं? वो ईयरबड का ही काम कर रहे हैं ना। दैट नॉइज इज स्टिल देयर, नॉइज इज स्टिल परसिस्टेंटली देयर, हम उसे सुन नहीं रहे हैं, तो सेंस नहीं आ रही मुझे पेन की। रेस्ट थिंग्स आर सेम। एग्जैक्टली। तो हमें जो चीज़ करनी है ना, वो जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे उस लेवल पे, तब तक वो चीज़ वैसे ही रहे। एंड आई थिंक आपने काफ़ी बहुत अच्छा एग्जाम्पल से ये चीज़ समझाई कि लाइक एग्जैक्टली सारे आपको सुनाई दे रहा है। सो दैट इज समथिंग इंडिकेशन, सो दैट इज बॉडी इज ट्राइंग टू फाइट विद दिस एंड इज गिविंग यू सिग्नल कि समथिंग इज रॉन्ग। सो यू शुड लाइक डेफिनेटली कंसल्ट विद अ रेलेवेंट डॉक्टर एंड टेक अ प्रिस्क्रिप्शन की व्हाट इज द रियल कॉज फॉर दैट। बिल्कुल है। आई थिंक बिल्कुल ही अच्छी बात है। एंड लाइक इफ यू टॉक अबाउट द डायग्नोसिस, सो लाइक MRI के थ्रू लाइक डिस्क हाइड्रेशन एंड कंप्रेशन लाइक इजीली डायग्नोस होता है। सो लाइक from in Ayurveda, what is that this process looks like how it is diagnosed and how it is been treated? उसमें दो चीज़ें हैं, एज आई टोल्ड अर्लियर, कि
स्पाइन में से जो नर्व रूट्स निकलते हैं वो अलग अलग एरियाज़ को सप्लाई करते हैं। अब जहाँ सप्लाई कर रही हैं हमें उसका तो पता है ना कि वो सप्लाई कहाँ से आ रही है। बिल्कुल। तो रूट उसका वो तो पता चल जाता है हमें कि वो कहाँ पे कंप्रेशन हो सकता है। बट ऑनेस्टली टू डायग्नोज द थिंग्स प्रॉपरली कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है, इसमें आउटकम क्या होगा ट्रीटमेंट का, वी नीड टू लुक एट द एमआरआई आउटसाइड, क्योंकि एमआरआई ये बताती है कि डिस्क में कितना डैमेज हुआ है और नर्व पे कितना कंप्रेशन है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। नर्व पे कंप्रेशन है किस लेवल पे है इज वन थिंग, वो किस तरह का कंप्रेशन और कितना सीवियर है दिस इज अ अदर थिंग। तो एमआरआई या एक्सरेज या जो भी अवेलेबल सीटी स्कैन, जो भी अवेलेबल डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, टूल्स इसलिए हैं क्योंकि दे हेल्प यू in diagnosing the thing in a better way. Like what is wrong, only that is they are telling only that. हाँ, और उसकी एक्सटेंट बता देंगे कि ये डिस्क इतना बाहर आ रही है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पेन बहुत कम हो रहा है, सुनपन बहुत ज़्यादा है, तो इट माइट बी कि उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, ठीक है ना। तो वहाँ से वो चीज़ क्लियर करने के लिए एंड सर्टनली अगर हमारे पास टूल्स हैं आज, अगर मैं ये कहूँ कि मैं आयुर्वेद का व्यक्ति हूँ, मुझे कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, and it doesn't make any sense. Exactly. Like they both are to help each other exactly getting the things exactly. Tools are engineering tools and everybody is free to use them. Exactly. ठीक है ना। तो वो आपको देखना आना चाहिए, समझ होनी चाहिए, उसके लिए आपको अच्छे से अध्ययन किया होना चाहिए ताकि आपको पता लगे एमआरआई में क्या देखना है और किस तरह से देखना है। And that is the reason at Sukhayu we never take a patient until unless we are not pretty sure कि उसका डायग्नोस क्या है। Exactly. डायग्नोसिस डिसाइड होने के बाद ही हम लोग वो पेशेंट को लेंगे। ये हमारा एक सिस्टम रहा है। बिल्कुल। एंड आई थिंक जिससे मैं आपने एक्सप्लेन करी दिस इज इंपॉर्टेंट कि वो डायग्नोस होना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन वर्क अपॉन द रूट कॉज क्या एक्चुअल में रूट कॉज क्या है एंड हाउ वी कैन क्योर दैट। बिल्कुल। एंड लाइक बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिससे मैंने बात करी लाइक एंड वी जनरली सी एज वेल कि मोस्टली जब उनको सर्जरी रिकमेंड हो जाती है थ्रू अ डॉक्टर देन दे स्टार्ट विद द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। सो लाइक क्या ये सेफ है और लाइक इफ यस देन टू व्हाट एक्सटेंट दे शुड गो फॉर। देखिए वो नियम से तो ये होना चाहिए कि आयुर्वेद को अपनाना किसी भय में नहीं चाहिए, पहले अपना लें तो वो इतनी बड़ी समस्या ना हो। और जहाँ तक सर्जरीज की बात है, सर्जरी की जो रिकमेंडेशन है ना, हम लोगों की एक प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, हम सर्जन के पास जाते हैं और सर्जन के पास जाके ये सुनना चाहते हैं कि हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर विजिटिंग ए सर्जन विद अ होप दैट ही वोंट प्रिस्क्राइब द सर्जरी देन इट्स योर मिस्टेक, नॉट द सर्जन्स प्रॉब्लम ना। एग्जैक्ट। सर्जन की ट्रेनिंग क्या है, उन्होंने सीखा क्या है, उन्हें क्या सिखाया गया है, उन्हें यही सिखाया गया ना कि आपको जब वो चीज़ हो रही है वहाँ पे प्रोट्रूड कर गई है तो आपको काट के निकालनी है। एग्जैक्टली। दैट इज़ अ टीचिंग। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है ना। तो वो आदमी जो ट्रेन है उस चीज़ में वही चीज़ करेगा। एग्जैक्टली। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि ही शुडंट डू द सर्जरी, ही शुड लुक वेयर ओ होप में नहीं, वो गलत है। एग्जैक्ट। अब आपका जो क्वेश्चन है कि वो आयुर्वेद में कब आते हैं, हाँ सही है, बहुत से लोग सर्जरी के भय से आते हैं और आयुर्वेद में आने से पहले भी है ना वो इतना कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं बहुत बार, क्योंकि हमारी जो एक हेल्थ अवेयरनेस है ना वो बहुत कम है। उसमें कमी क्या है, हमें ये नहीं पता कि स्पाइन इटसेल्फ कितनी वल्नरेबल है। एक सिंपल सा गलत जर्क और आप पूरे पैरालिसिस में जा सकते हैं। ओके। आई हैव सीन द पेशेंट्स, या फिर लोग क्या करते हैं यूट्यूब से या कहीं से उठा के देखा कि गरम प्रेस से आप उसको हीट देंगे तो ठीक हो जाएगा। आई हैव सीन पेशेंट्स बर्नट इन शेप ऑफ आयरन, यानी जो आयरन क्लॉथ्स के लिए यूज़ करते हैं उसका निशान एज इट इज़ दागा हुआ है। अगर कोई कहता है कि ब्लड निकलवा लीजिए, लोग ब्लड निकलवाने चले जाते हैं। वल्नरेबिलिटी क्या है कि वो चीज़ आपके पूरे के पूरे मोशंस को कंट्रोल कर रही है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, तो आपको वो चीज़ तो तय करनी पड़ेगी ना कि आप क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो सर्जरी के भय से आदमी भटकता रहता है, वो किसी भी जगह जाने को तैयार है क्योंकि उसको लगता है कि सर्जरी एक पनिशमेंट है। एग्जैक्टली, लाइक इट्स अ बैड थिंग टू हैव। लेकिन वास्तविकता ये है जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सर्जरी होनी चाहिए, क्योंकि आदमी की हेल्थ और उसके मूवमेंट से बड़ा अगर कोई डिसेबल हो जाता है तो उससे अच्छा तो ये है ना कि हम सर्जरी से आ जाता है, आगे की लाइफ, आपकी आगे की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ सही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अकेले उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि मैं आयुर्वेद का व्यक्ति हूँ तो नहीं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सर्जरी की भी लिमिटेशंस है,
सर्जरी की सबसे बड़ी लिमिटेशन तो मैंने पहले ही कहा ना आपको, L4 L5 में दिक्कत है, आपने उसको काट दिया, L5 S1 में है, उसको रिमूव कर दिया, L3 L4 का क्या होगा? दैट इज अ रीजन रेपिटेटिव सर्जरी के लिए पेशेंट को जाना पड़ता है। एक बार नहीं, 2 बार जाना पड़ेगा, 3 बार जाना पड़ेगा। तो वो रेपिटेटिव, क्योंकि सर्जरी सॉल्यूशन कैसा है, टेम्परेरी है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जब तक आप उसके रूट कोज को नहीं सही करेंगे, मान लीजिए वो कर्वेचर खराब था, कर्वेचर को तो आपने ठीक किया नहीं, आपने तो वो प्रॉब्लम को वहाँ जो से इम्पैक्ट आया, उसका इम्पैक्ट आया। लोगों को ये लगता है कि मेरी डिस्क मुझे प्रॉब्लम कर रही है, उल्टा है। आपकी डिस्क खुद एक विक्टिम है, कल्प्रिट नहीं है। इफ यू विल प्रेस अ बलून फ्रॉम बोथ द साइड्स, इट विल प्रोट्रूड आउटसाइड, और उसके आसपास जो भी चीज होगी उसको कंप्रेस करेगा, इट विल अफेक्ट दैट। बिल्कुल ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं बैलून की गलती है, उसका गलती की है जो कंप्रेशर आ रहा है, जो प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर। अनटिल अनलेस यू डोंट रिजॉल्व द रूट कॉज और द बेसिक प्रॉब्लम, उसके ऊपर प्रेशर क्यों आया, आप उसको सही नहीं कर सकते हैं। Exactly. And that will be a short-term solution because अगर आपको long-term solution है, then you have to cure that root cause. Certainly. And Ayurveda I think more helpful in that way कि आपको root cause पे work करवाएंगे. बिल्कुल है, बिल्कुल है। डेफिनेटली आई थिंक वो एकदम बेस्ट चीज़ है। सो लाइक बट अभी जैसे भी ये चीज़ लाइक यू हैव सेड अ वेरी गुड पॉइंट, बट लाइक जब मैं यंगस्टर्स के लाइक पीपल हुआ मी, तो जब हमें कुछ ऐसा इश्यूज आता है बैक पेन वगैरह, तो हम डायरेक्टली लाइक पेन किलर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि टैबलेट्स ली, पेन किलर्स ली, तो हमको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। सो व्हाट यू फील अबाउट दैट कि यार ये करना सही है, और लाइक इफ नॉट बेटर देन आयुर्वेदा के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू अगर मैं जाता हूँ इस प्रॉब्लम पे, तो लाइक व्हाट आर द डिफाइंड टाइमलाइंस इफ देयर आर एनी, और व्हाट शुड बी योर एडवाइस टू दैट टू पीपल लाइक अस? See, Punish, the basic problem with the people, what you said is correct, that they just want to get rid of the pain. As I said earlier also, pain is not a bad thing, no? You shouldn't get rid of the pain. You need to underline the root cause of the problem, first thing. The second thing is, according to that, you should take a call for the treatment. Whether Ayurveda can help you or allopathy can help you. That depends on your problem. Whether surgery is required or not. Whether physiotherapy will help or not. That depends on your problem, ना? Exactly. आप उसके लिए वेपन तलाश रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता मुझे वेपन को यूज कहाँ पे करना है। Like आप चूहे को मारने के लिए कोई बड़ी कैनन तो नहीं लेके आएंगे। exactly. उसके लिए छोटी चीज चाहिए। बिल्कुल। अब अगर आपका पेन बार बार हो रहा है, तो ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, पेन किलर नहीं लेने चाहिए। कई बार क्या होता है, हम पेन को ओवरलुक करते करते ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि जहां से रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है, इवन विद द सर्जरी और विदाउट द सर्जरी। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा यहाँ पे आपको। जैसे कुछ यंगस्टर्स है ना, गेम खेलने के लिए जाते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए उन्हें 2 घंटे क्रिकेट खेलना है और वो प्रोफेशनल्स की तरह खेलते हैं। हाँ। कमाल की बात ये है, अब प्रोफेशनल्स की तरह उन्हें 2 घंटे खेलना ही खेलना है, उन्हें 2020 का एक मैच करना ही करना है संडे को। बट दे नेवर वार्म अप, दे नेवर स्ट्रेच। गए, गाड़ी खड़ी की, हाँ, और पहले बॉलिंग मेरी या बैटिंग मेरी, सिंपल उसमें है। अब वो जो चीज़ है उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है आपके ऊपर, एंड देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग कि वाइल प्लेइंग क्रिकेट आई गॉट दिस पेन। यू कनेक्ट द डॉट्स इन दैट वे ना। हाँ एग्जैक्टली, कि आपने उसका क्लेम कर दिया। हाँ, मैं उस दिन क्रिकेट खेल रहा था सर, मेरे दर्द वहाँ से शुरू हुआ। क्रिकेट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एक और तुम कह रहे हैं कि हमें मोबाइल होना चाहिए, उनमें मूवमेंट करना चाहिए। ऑन अदर साइड वी आर सेइंग द एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी विच वो कॉजिंग ब्लेम है। हाँ, हाँ। अब उस व्यक्ति को पेन हुआ, वो क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल टेक सम पेन किलर और सम ऑइंटमेंट, जो उसको क्रीम वगैरह लगाएगा, उसको रिलैक्स मिला, क्योंकि वो काउंटर इरिटेंट है, और वो उससे रिलैक्स हो जाता है फॉर अ मोमेंट। और धीरे धीरे वो चीज़ अंदर ही अंदर इतना बढ़ जाती है कि वो पेशेंट चलने से रह जाते हैं, डिसेबिलिटी ले आती है ये चीज़। तो इसे ओवरलुक नहीं करना चाहिए। मेक सेंस। ठीक है ना, तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। लाइक इनिशियल स्टेज में इफ यू हैव आइडेंटिफाइड द इशू, यू शुड कंसल्ट विद दैट टू गेट अ राइट ट्रीटमेंट ऑफ दैट। दूसरा ये भी है ना, हमारे को ये लगता है कि अगर हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो बीमारी बढ़ जाए। हाँ, कि वो लोगों को ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि यार कुछ है, खुद से ठीक कर लो, एंड फिर जब वो कंसल्ट करने के बाद आते हैं तब तक इतनी लेट हो जाता है कि दे माइट समवेयर सफर। देखिए उसका कारण ये है कि एक, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी को ये कहा जाता है ना कि आप MRI करा लीजिए, उसे लगता है कि डिवास्टेड इंटरेस्ट है, या एक्सरे करा लीजिए, नहीं आप तो दवाई दे दीजिए। दवाई दे, ये एक बहुत गलत धारणा है। देखिए कोई डायग्नोस्टिक टूल का अगर हम इस्तेमाल करें, हाँ आपका पेन बहुत कम है, मस्कुलर स्टिफनेस है और ऐसी कोई सीरियस इशू नहीं है, तो ठीक है, आपको कोई भी दवाई दे के हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। बिल्कुल। बट व्हेन द प्रॉब्लम इज ऑन अ हायर एंड,
आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है और आप बिना डायग्नोसिस के कोई दवाई लेना चाह रहे हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। डॉक्टर का नुकसान नहीं है उसमें, उसमें आपका नुकसान है। कारण है सिंपल सा कि जब तक आपको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम हुई क्या है। एग्जैक्टली। मान लीजिए एक रेट्रोलिस्थेसिस नाम से एक कंडीशन होती है, स्पाइन के अलग अलग बोन्स को कनेक्ट करने वाली जो एक कार्टिलेज होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है अपन इश्यूज। अब वो फ्रैक्चर हो गई, वो सामान्य चीज़ तो नहीं है, वो आपकी स्पाइन ही डिसकंटिन्यू हो गई है। आप जैसे सुबह सो के उठेंगे या बैठ के उठेंगे तो सीवियर पेन रेडिएट करेगा पूरे लेग में। अब पेशेंट क्या चाहता है, छोड़ो साहब, आप रिपोर्ट छोड़ो, आप तो दवाई बताओ। दवाई किस चीज़ की? Until unless you don't have a diagnosis, particular diagnosis नहीं है। पेन मैनेजमेंट करना इज नॉट ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। लोग पेन को मैनेज करके, मैंने बहुत बार देखा है, पेन को पाल पाल के बड़ा करते हैं और वो लाचारी में चले जाते हैं। आप पेन को पाल रहे हैं ना, एग्जैक्टली। उस प्रॉब्लम को बड़ा करते जा रहे हैं। तो वो चीज़ हमें सोचनी होगी कि हम उसे सीड लेवल पे ही पकड़ लेंगे या फिर हम उसका ट्री बनने के बाद एक पूरा ही एक आरा लेके आएंगे काटने के लिए। सीड था, उसको अप्रूव करना बहुत आसान था। एग्जैक्टली, बट उस समय अपन ने नेग्लेक्ट की थी कि हम काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, कंसल्ट कीजिए, उसको सीरियसली लीजिए। आप ये देखिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट संभव होता है। मेक सेंस। एंड लाइक जब अपन स्पाइनल प्रॉब्लम्स की बात करें, लाइक स्पेसिफिकली टू स्पाइनल प्रॉब्लम्स, तो लाइक अकॉर्डिंग टू यू लाइक अपन कैसे फिजियोथेरेपी, योगा एंड लाइक आयुर्वेदा को कंबाइन कर सकते हैं टू गेट द बेटर रिजल्ट्स इन स्पाइन प्रॉब्लम्स? लाइक देखिए, फिजियोथेरेपी में कहूँगा पंचकर्म, योग और आयुर्वेदिक मेडिसिन, हम लोग 3 डायमेंशनल अप्रोच के चलते हैं। मैंने जैसे पहले भी मैं बोल रहा था कि पंचकर्म में हम लोग क्या करते हैं, पंचकर्म में जो मसल सेट है उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। ओके। उसके डिटॉक्सिफिकेशन के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान लीजिए मसल्स में क्या होता है, जनरली एसिड्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जो जिनको हम टॉक्सिन बोल सकते हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट है एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के। वो अगर जमा हुए तो मसल स्टिफ हो जाती हैं। मेक सेंस। जैसे आप लगातार बैठे हैं, खड़े हुए हैं, तो आप झुक के खड़े होंगे। अगर आप खड़े हैं लगातार तो आपको लगता है कि कहीं बैठने को जगह मिल जाए। आप हल्का सा फॉरवर्ड बेंड करते हैं अपने सिंक पे भी, तो भी आपको बहुत सीवियर पेन होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर शोइंग दैट यू हैव गॉट मस्कुलर स्टिफनेस। और वो मस्कुलर स्टिफनेस क्या करती है, धीरे धीरे ऑल्टर करती है पूरे के पूरे स्पाइनल कर्वेचर को। और स्पाइनल कर्वेचर जैसे ही ऑल्टर हुआ, वो प्रेशराइज करता है डिस्क को। तो अब ये स्टेप हो गए अलग अलग। तो इन्हीं स्टेप के अकॉर्डिंग हमें वो ट्रीटमेंट प्लान करना है। पहले स्टेप के लिए हम लोगों ने मस्कुलर स्पाज्म के लिए पंचकर्म किया। दूसरा स्टेप है कि अंदर जो भी नरिशमेंट की कमी आई उसको हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से कवर करते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज योग। योग से क्या करते हैं, बेसिकली करेक्शन ऑफ पोस्चर है। हम उसके, देखिए, जो योग का मेन जो उद्देश्य है वो तो बहुत बड़ा है, चित्तवृत्ति निरोध है, लेकिन उस चीज़ को करने की बजाय हम लोग उसके जो करेक्शन पार्ट है, थेरेपेटिक योग, यू कैन से टू दैट, उसको यूज़ करते हैं ताकि हम कर्वेचर को रीबिल्ड कर सकें, स्पाइन के अलग अलग वर्टिब्री को अलाइन कर सकें प्रॉपरली। तो ये तीनों को हम लोग इकट्ठा यूज़ करते हैं इस पर्पज से। सो जैसे आपने अभी बताया, तो लाइक पंचकर्म ट्रीटमेंट लाइक कितना इफेक्टिव है? लाइक इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली स्पाइन प्रॉब्लम्स, क्या लाइक हर टाइप ऑफ स्पाइन प्रॉब्लम्स के लिए वर्क करता है या फिर इट हैज सम लिमिटेशंस? देखिए, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना जिसकी लिमिटेशन ना। एग्जैक्ट। ठीक है ना, नथिंग कैन बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो कुछ है ही नहीं। कार्नोट्स इंजन है फिजिक्स में, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे मैंने कहा बोन्स के बीच का जो कनेक्शन है वो अगर डिसकंटिन्यू हो गया है, लिस्थेसिस का पेशेंट है, तो लिस्थेसिस में पंचकर्म कुछ नहीं कर पाएगा अगर वो ग्रेड 4 में चला गया है तो, क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस कवर कर गई है बोन, और उतने डिस्टेंस में उस चीज़ को रेक्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज़ है, मान लीजिए डिस्क पे प्रेशर आया, प्रोट्रूड हुई, प्रोट्रूड होके क्या होता है, डिस्क का जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है ना, वो टूट के स्पाइनल कैनाल में गिर जाता है। अब उस स्पाइनल कैनाल में जो हिस्सा गिरा, अब उसको कोई भी चीज़ उठा के दोबारा तो नहीं चिपका सकती, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं हो सकती, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं हो सकता। सर्टनली पंचकर्मा डू हैव सम लिमिटेशंस, लेकिन जो बहुत सारे यानी मोर देन 90% केसेस, दोज कैन बी ट्रीटेड वेल विद द पंचकर्मा। ओके। और उसमें भी पंचकर्मा सही तरीके से हो, क्योंकि पंचकर्म के नाम पे ये नहीं है कि आपको सिर्फ बॉडी वर्क कराना है, बॉडी मसाज करा ली या फिर आपने शिरोधारा करा ली एंड यू आर थिंकिंग दैट आई हैव टेकन द राइट काइंड ऑफ पंचकर्मा। ओके। देयर आर डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ पंचकर्मा। वो एक प्रोफेशनल को ही डिसाइड करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग आते हैं कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, आई जस्ट वांट टू गेट द कटिबस्ती,
या मैं पोटली, मुझे वो पहले से प्री डिफाइंड, दे नो द ट्रीटमेंट एज वेल अलोंग विद द डायग्नोसिस, ठीक है ना। वो चीज मत कीजिए कभी भी, क्योंकि वो उसमें जो फेलियर है वो ना तो डॉक्टर का है ना साइंस का है, वो आपका है। एंड दैट मेरा बीजेमिंग आयुर्वेदा फॉर एग्जैक्टली। तो उसमें क्या है कि आप किस तरह से कर रहे हैं, किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं, कितना ड्यूरेशन कर रहे हैं, क्या आपकी स्पेसिफिक आपने कुछ एसओपीज हैं या नहीं। क्योंकि देखिए करने को तो एक ही चीज 100 लोग कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन कौन उसको परफेक्टली कर रहा है और कौन साइंटिफिक बैकग्राउंड से कर रहा है। एक्जैक्टली, दैट राइट नॉलेज इज नेसेसरी। एग्जैक्टली। अब वही चीज अगर मैं यूट्यूब से देख के, इट वॉज सरप्राइजिंग टू मी, अमेजन पे पोटली मिल रही है एंड अ बिग फार्मा कंपनी सेलिंग दैट, ओके, कि आप घर पे ले जाइए, उसको गर्म कीजिए तवे पे और आप अपना कर लीजिए। एंड आई कैन टेल यू डजन्स ऑफ पेशेंट्स दे वॉट दैट, हाँ दे बर्न्ड देम सेल्व्स, कि मेरी वाइफ कर रही थी, उसको टेम्परेचर का आइडिया नहीं था, तो उसने तो जला दिया। इवन द पेशेंट्स हु वाज रिजाइडिंग इन यूएस, वेल ट्रेन्ड, वेल एजुकेटेड, बहुत समझदार व्यक्ति, उससे भी ये गलती हुई। क्योंकि देखिए हर चीज का, दिस इज समथिंग लाइक, आपने एक वीडियो देखा कि अपेंडिक्स का सर्जरी कैसे करना है, सही बात, जैसे मूवीज में पहले दिखाते थे ना, बरम चक्कू किया उसको आग के मोमबत्ती पे एंड यू स्टार्टेड डूइंग द सर्जरी। हाँ लाइक इट इज नॉट प्रैक्टिकल ना, हाँ मतलब इट कैन लुक गुड इन द मूवी। एग्जैक्टली। सेकंड थिंग इज, जब मैं कह रहा हूँ कि पाइन इटसेल्फ एक बहुत ज्यादा वल्नरेबल चीज है, एक गलती आपको कंप्लीटली बेडरिडन कर सकती है, आपके यूरिन और स्टूल पे से कंट्रोल खत्म कर सकती है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग with the fear of surgery and they just want to get rid of something, or they do have some beliefs. एग्जैक्टली, उसके चक्कर में पेशेंट क्या करता है, वो अपना नुकसान करता रहता है, उसे ये नहीं पता कि वो क्या नुकसान कर रहा है। एग्जैक्टली, लाइक कुछ अपना टाइम और जस्ट एनर्जी बचाने के चक्कर में लॉन्ग टर्म में वो कितना बड़ा अपने आप को, वो मेरे हिसाब से वो बचता नहीं है पुनिश, वो और ज़्यादा नुकसान कर लेता है, क्योंकि उस आदमी की एक जो कैपेसिटी है उससे बाहर चला जाता है वो आदमी, जहाँ तक उसकी बॉडी हील कर सकती थी उस कैपेसिटी से बहुत दूर निकल जाता है वो, सिर्फ उल्टे सीधे काम करके। एग्जैक्टली, क्योंकि प्रोफेशनल एड नहीं लेना चाहता। मुझे लगता है कि अपने देश में ना सबसे बड़ी समस्या क्या है, एजुकेटेड होना समस्या है। हाँ, यू टॉक अबाउट द लॉ, आई नो एवरीथिंग। नहीं आप किसी से बोलोगे ना कि मैं ये लॉ ऐसे होता है, ज़्यादा वकील मत बन। इफ यू विल से कि यू शुड विजिट अ डॉक्टर, डू डॉक्टर मत बन, तू डॉक्टर मत बन। हाँ, इफ यू आर ओपनिंग सम स्क्रू टू इंजीनियर मत बन, मतलब पढ़ा लिखा होना एक सजा है। एग्जैक्टली, इफ इट्स गिविंग यू द राइट पाथ। एग्जैक्टली, प्रोफेशनल्स का काम क्या है, एक दूसरे की सपोर्ट करना है। एग्जैक्टली, कोई चार्टेड अकाउंटेंट बनाए, कोई डॉक्टर बनाए, तो सब एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से जब इतनी वल्नरेबल चीज हो जाती है, हाँ ठीक है आपके दांत में दर्द है, रात को कोई नहीं खुला है, आपने लौंग के तेल से या किसी चीज से काम चला लिया, दैट इज ओके। बट व्हेन इट कम्स टू द सीरियस कंडीशंस लाइक वेयर नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड, इट कैन बी लीगल टू यू। you cannot neglect that. Exactly, you should not. Exactly, You should not. but it's after all we are dealing with life. Exactly. और आपकी मोबिलिटी, आपका सब कुछ उस पर दाव पे लग जाता है ना। Exactly, तो वो गलतियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। exactly, so like at right time the consultation is Exactly. definitely, With the right person, exactly, कि भाई आपको पता चले आपकी प्रॉब्लम क्या है, so that you can treat that condition very well. exactly, makes sense. So like but like yeah, that's a good point. And like in females, like especially females में during pregnancy बहुत बड़ा issue रहता है back pain का. So like according to you, like Ayurvedic, is there anything in Ayurvedic treatment कि अपन उस चीज़ को cure कर सके, like how they can, through Ayurveda we can help the females during pregnancy in back pain? Yes, certainly. एक तो जो भी ट्रेडिशनल डाइट जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे, प्रॉपर ओलिएशन, आजकल एक कंसर्न उल्टा हो गया कि वेट गेन ना हो जाए। हाँ, exactly. अब वो प्रॉब्लम प्रेगनेंसी की नहीं है, वो आपकी और मेरी प्रॉब्लम है। वी आर थिंकिंग ऑन द डिफरेंट लाइन्स, ठीक है ना। वो ड्राइनेस कैसे, आपका पोस्चर कैसे रहना चाहिए। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, आपका स्टमक प्रोट्रूड करता है एंड यू आर कैरिंग अ लाइट इन योर बोन, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी स्पाइन को आगे की तरफ पुश करेगी, आगे की तरफ खींचेगी, स्ट्रेच करेगी ना, तो उसकी वजह से बैक मसल्स पे इम्पैक्ट जरूर आता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है। और ह्यूमन जो बॉडी है फीमेल्स में डिजाइंड है, उस टाइम उसके हार्मोन्स ऐसे हैं कि वो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ओके, वो मसल्स रिलैक्स हैं, नेचर के साथ नहीं चलना सीखा हमने। वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग। जैसे बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि
बेड रेस्ट बहुत लंबा कर लेते हैं कि आई एम प्रेग्नेंट, वो उसका एक फियर या एक कंसर्न बन के रह जाता है कि आप बिल्कुल मोबिलिटी डिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे आप छोटा सा एक एग्जांपल है, अभी अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को ये कहा जाए कि 8th 9th मंथ में आपको इंडियन टॉयलेट यूज़ करना है, शी विल डिनाई सर्टेन। Exactly, obviously. But years back, 15 years back, not more than that, Okay. we had only Indian toilets. Exactly. But people were squatting. People were born as well. हाँ, people were born as well ना. Yeah. So that is not a problem. वो कुछ concerns हम लोगों ने फालतू के इकट्ठे कर लिए Comfort के लिए. कंफर्ट के लिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, पोस्ट प्रेगनेंसी जो पेन होता है वहाँ पे एक समस्या और आ जाती है कि आपका पोस्चर कैसा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट नो हाउ टू कैरी द बेबीज। बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो परिवार के बिखराव है ना, ये उसका नतीजा है कि बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं है डांटने वाला, कहने वाला। अब आपने बच्चे को लिया, एक हाथ में मोबाइल है एंड यू आर लाइक दैट, पूरा पोस्चर खराब है, तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, आपने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान ठीक कैसे रहें, आपका सवाल ये है। प्रेगनेंसी के दौरान बीमार होने के कारण मत दीजिए आप। Exactly. तो अपने आप ही क्योर हो गया. अपने आप ही क्योर हो गया ना। इफ यू आर लाइंग डाउन इन बेड एंड यू आर वॉचिंग द मोबाइल फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड यू आर सेइंग कि मेरे हाथ में दर्द जा रहा है, मेरे सिर में दर्द जा रहा है, इट डजंट मेक एनी सेंस। यू नीड टू करेक्ट योर पोस्चर एंड योर सिटिंग पैटर्न्स ना, वो ज़्यादा जरूरी है। बजाय कि हम लोग ये देखें कि मैं बीमार हो जाऊं, देन आई विल गो टू द मार्केट एंड आई विल फाइंड सम डॉक्टर एंड ही विल बीट मी। नो, यू नीड नॉट टू। आप अपनी डाइट का सही से ध्यान रखिए। जैसे आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी चीज़ है, पूरे के पूरे 9 महीने के लिए एक पूरा रिज़ाइन है। ओके, डाइट का पैटर्न है, यानी आप उसमें गर्भ संस्कार में हर महीने क्या खाना है महिला को, कि मक्खन खाना है, क्या मिश्री खानी है, क्या खाना है, एवरीथिंग इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड। ओके, लेकिन हमारे फैक्टर्स से चला गया। जैसे आपने बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे, अजवाइन खाई जाती थी। हाँ। 8th 9th मंथ में। वो क्यों खाते थे? ताकि आपकी मसल्स में जो भी स्ट्रेन आया है उसको पैसिफाई कर लें। मेथी खाई जाती थी, अब हमने वो खाना बंद कर दिया। हमें लगता है नो 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 नो, इट विल इम्पैक्ट ऑन माई पर्सनैलिटी एंड अपीयरेंस। एग्जैक्ट, दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो वो कंसर्न वो है कि आप प्रेगनेंसी कॉज नहीं है उसका। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि वो जो प्रेगनेंसी के दौरान जिनके भी सिजेरियन बच्चे होते हैं ना, कि मुझे डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाया गया था एंड पोस्ट दैट इंजेक्शन आई स्टार्टेड हैविंग। Exactly. ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये नहीं है कि मैं इफ आई कम फ्रॉम आयुर्वेदा आई शुड ब्लेम एलोपैथी फॉर एवरीथिंग। Exactly. नो, ऐसा नहीं है कि उस इंजेक्शन से आपको पेन होता है, आपका पोस्चर उसके बाद कैसा रहा सिजेरियन। लाइक दैट रिकवरी के दौरान आपने क्या क्या ध्यान रखा, क्या क्या नहीं रखा। यू आर कनेक्टिंग इट विद दैट क्रिकेट मैच और दैट इंजेक्शन। लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी है आपकी, आप उसको भूल गए ना। Exactly. वो सीड कब बोया गया, कब उगा, कब स्प्राउट किया, आप सब भूल जाते हैं। आपको तो जब दिखता है जब कांटा चुभता है कि हाँ ठीक है साहब आज कांटा चुभा, ये पेड़ कारण है। पेड़ कारण नहीं है, दैट सीड वाज रीजन बिकॉज यू कैरिड द सीड टू दैट प्लेस। Exactly. तो अगर आप पहले से चीज़ों को सही से प्लान करते हैं, जैसे पंचकर्मा में डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं प्रेगनेंसी से पहले, अच्छे से डिटॉक्सिफाई करके बॉडी को फिर कंसीव करते हैं, तो आपकी 80% से ज़्यादा समस्याओं का तो समाधान वहीं हो जाता है। चाहे वो बीपी बढ़ना हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो प्रेगनेंसी के दौरान, स्पाइनल प्रॉब्लम तो है ही है। Exactly. बाकी सब चीज़ें भी आपकी सॉल्व हो जाती हो इफ़ यू डू द थिंग्स विद अ प्लानिंग। So it makes sense. दैट इज़ हाउ आयुर्वेदा कैन हेल्प इन दिस पर्टिकुलर। So like आपने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया कि how we can cure like आप before even getting the pain. But like for example if we take it now we didn't take care of that, गलती हो गई, now we are suffering from that pain. So what like Ayurvedic treatments are there कि जिससे वो चीज़ अब we can rectify? उसके लिए फिर एक्सटर्नल थेरेपीज बनती हैं। ओके, कि मैं हमेशा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पक्षधर रहा हूँ कि आपको किसी तरह की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए ड्यूरिंग दैट बिकॉज यू आर कैरिंग अ न्यू लाइफ। Exactly. डोंट गिव अ डेंट ऑन दैट। Genetic issues कुछ उस पर कुछ भी वो हो सकता है, नो नहीं होता, वो एक अलग चीज़ है। तो एक्सटर्नल थेरेपीज़ हैं, कुछ ऑयल एप्लीकेशंस हैं, कुछ लेप होते हैं आयुर्वेद में कि वो चीज़ लगा के प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो भी लोअर बैक या नेक के जो पेन हैं उनसे बहुत आसानी से बाहर आया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। Okay, got it. So like हाँ, because I think if someone is suffering from that, that information is very necessary कि what should be the right path. हाँ, उसमें एक्सटर्नल थेरेपीज बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। And it's like permanent solution, not permanent but yeah long term solution for फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम दैट विल बी सोल्यूशन। बट वंस आप उससे प्रेगनेंसी से फ्री हो जाते हैं
उस नेटवर्क केयर के बाद आप उसमें उस चीज़ को अच्छे से चेक करवा के फिर उसको अच्छे से प्लानिंग करके ट्रीटमेंट करें। मेक सेंस। क्योंकि वो पहले तो हम लोग ना तो डायग्नोस्टिक, मैं हमेशा चाहूँगा कि एक्सरे की रेडिएशन ना हो, कोई एक्सरे ना हो, कुछ भी ना हो, वो उस टाइम हमें टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए उस समय के लिए देखना होगा। मेक सेंस। ये चीज़ है। गॉट इट। सो लाइक सेम वे जैसे आपने अभी प्रेगनेंसी का बताया, तो एक और जो मेजर सेक्टर है जहाँ पे लाइक स्पाइन प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, जैसे आपने पहले बात करी थी कि स्पोर्ट्स इंजरीज के थ्रू। सो लाइक थ्रू आयुर्वेदा, लाइक व्हाट ऑल आर द ट्रीटमेंट्स और व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन क्योर स्पोर्ट्स इंजरीज? हाँ, लिगामेंटल और जितनी भी इंजरीज हैं स्पाइन की इन स्पोर्ट्स वो बिल्कुल 100% क्योरेबल है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें उसमें ध्यान क्या रखना होता है, ध्यान ये रखना है कि आपका एंड्योरेंस कितना है उस चीज़ के लिए। कई बार देखिए, मैंने जो एग्जांपल दिया ना आपको स्पोर्ट्स का, वो एग्जांपल थोड़ा सा अलग है, तो कारण है वो एक रूटीन में एक गली क्रिकेट का एग्जांपल है। इफ़ यू आर प्रोफेशनली प्लेइंग समथिंग एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग,